हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है? 25 से आपके एग्ज़ाम हैं। आज से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं वो मां साकुम्बरी यूनिवर्सिटी के हुए हैं। तो किसी का मैसेज आ रहा था कि एग्ज़ाम तो 25 से स्टार्ट है, तो फिर आप क्या बोल रहे हो? तो कल की क्लास में मैं बता रही थी 25 से तो CCSU के स्टार्ट हैं, और आज से मां साकुम्बरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों का फर्स्ट पेपर हो गया है MSU वालों का। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे पेपर सेंड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है ही। और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले सकते हैं। 790 690 1757 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपने नोट्स ले सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। शेयर जरूर करना, शेयर करते हैं तो मोटिवेशन आता है जब ज़्यादा बच्चे आते हैं, है ना। तो आप अपना पेपर जरूर शेयर कर देना। जो MSU वाले हैं, जो आज का एग्जाम हुआ था उसका मुझे फोटो खींच के भेज देना स्कैन करके, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं पेपर 4 की क्लास, CC4 हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इश्यूज। एमएड फर्स्ट सेम की क्लासेस चल रही हैं। जिन लोगों को नहीं पता है बता दूं। बाकी आप किसी और अदर यूनिवर्सिटी से भी अगर देख रहे हैं तो ऐसे नहीं है कि आपके काम नहीं आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों का क्या है कि जैसे 2 सब्जेक्ट तो सेम हो गए या 3 सब्जेक्ट सेम हो गए और कोई एक अदर सब्जेक्ट डाल दिया गया। अदर सब्जेक्ट इन द सेंस कि हमारे यहाँ 4 सेमेस्टर हैं, सभी के यहाँ ज्यादातर सेमेस्टर वाइज ही है। तो जैसे रिसर्च जो है हमारे में 3rd सेमेस्टर में आता है, रिसर्च जो है 4th सेमेस्टर में, थोड़ा सा पोर्शन 3rd सेमेस्टर में आएगा। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च जो है 1st सेमेस्टर के अंदर आ रहा है। अब प्री सर्विस इन सर्विस एजुकेशन हमारे यहाँ 2nd सेमेस्टर के अंदर है, तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में वो 1st सेम के अंदर है। बस इतना डिफरेंस है। बाकी सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सभी का सेम है। तो आप लोगों के लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल है। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो अपना सिलेबस देखिए। अगर टॉपिक्स मैच हो रहे हैं, बुक मैच हो रही है, तो कंटिन्यूअसली देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी यूनिट फर्स्ट भी यही पेपर सबसे पीछे चल रहा है। 2 पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उनके कंप्लीट क्लासेस हो चुकी है। एक तो साइकोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा जो फर्स्ट पेपर है फिलॉसफी वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग देख सकते हैं। स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। 3 से 4 घंटे में पूरी बुक आप कंप्लीट कवर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आप नोट्स रीड करेंगे तो फिर आपको अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेडिंग्स पढ़ के भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट में हमने एंशिएंट इंडिया पढ़ लिया, यानी वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन और जैन एजुकेशन को हमने पढ़ लिया है। मेडाइवल पीरियड हमने पढ़ लिया है, जो मुस्लिम एजुकेशन जिसे बोला जाता है। कहीं कहीं मुस्लिम एजुकेशन मिल जाएगी, कहीं इस्लामिक एजुकेशन मिल जाएगी और कहीं मेडाइवल इंडिया आपको लिखा मिल जाएगा। आज हम कॉलोनियल पीरियड को पढ़ेंगे, मैकाले मिनट पढ़ेंगे, वुड डिस्पैच पढ़ेंगे, इंडियन एजुकेशन कमीशन या हंटर कमीशन जिसे बोलते हैं वो पढ़ेंगे, और हार्टोग कमेटी को पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है आगे मैं कराऊंगी यूनिट 2 एक दिन में, यानी कल यूनिट 2, और फिर मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी मैराथन्स करेंगे। मैराथन्स या तो एक पार्ट में, जैसा आप लोग बोलेंगे मुझे बता देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप कितने घंटे की मैराथन देख सकते हैं। क्योंकि मैं 4 घंटे की बना सकती हूँ, 5 की बना सकती हूँ, जितने की आप कहेंगे उतने की बना दूंगी, या फिर 2 पार्ट में बना दूं, ठीक है। 2 पार्ट में कराऊं कंप्लीट सिलेबस, या एक ही पार्ट आप चाहते हैं हर सब्जेक्ट का, तो ये मुझे कमेंट्स में आप बता देना। ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट होंगी वही मैं देख के आपका करा दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर कर देना जहां भी आप बीएड एमएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और बीएड की क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी एमएड वालों के एग्जाम चल रहे हैं तो इनकी क्लासेस ली जा रही हैं, इनकी मैराथन्स होंगी। फिर बीएड वालों को देखा जाएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की दोनों की क्लासेस कंटिन्यूटी में चलेंगी, ठीक है। ये बात हुई। आज पढ़ने वाले हैं मैकाले मिनट को, जो बार बार पूछा ही जाता है। आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें मैकाले मिनट ना पूछा गया हो। लॉन्ग में भी आ जाता है 16 नंबर में, और 8 नंबर में पूछ लेता है, और 4 नंबर में भी पूछ लेता है। अब क्वेश्चन को हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? अगर 4 नंबर में पूछा जाए तो मेन पॉइंट लिखने चाहिए, है ना। जैसे सजेशंस लिख दिए, 1-2 लाइन इंट्रोडक्शन की लिख दी, और मेन हेडिंग्स हम लिख सकते हैं। और 8 नंबर में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं, और 16 नंबर में हमें पूरा डिफाइन करना होता है, पूरा डिटेल में बताना होता है।
ठीक है, तो पढ़ते हैं मैकाले मिनट को। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने एक चार्टर एक्ट जारी किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में। कब? 1813 में ब्रिटिश संसद ने 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया चार्टर जारी किया। इस चार्टर में क्या था? कंपनी को निर्देश दिया गया था कि तुम्हें 1 लाख रुपए की राशि खर्च करनी है। किस चीज पे? साहित्य के संरक्षण पे, यानी लिटरेचर को बचाने के लिए और उसकी प्रगति के लिए, यानी उसकी प्रोग्रेस हो सके। और जो भारत के विद्वान हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए खर्च करनी है। और कंपनी के शासन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले भारतीयों को विज्ञान का ज्ञान प्रदान करने के लिए खर्च करने, यानी 1 लाख रुपए खर्च करना है कि विज्ञान के फील्ड में हो सके। और जो विद्वान लोग हैं उनके ऊपर खर्च कीजिए और अपने लिटरेचर के ऊपर खर्च कीजिए, जिससे कि लिटरेचर को हम प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें, प्रोग्रेस कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब ये चार्टर एक्ट आया तो उस चार्टर एक्ट में 2 चीजों को डिफाइन नहीं किया गया था, एक तो लिटरेचर को, एक लर्न नेटिव्स को। यानी जो विद्वानों की बात की थी ना कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपए विद्वानों के ऊपर खर्च करना है और लिटरेचर के ऊपर खर्च करना है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से, कैसे खर्च करना है। तो ये जो 2 टर्म थे ये इसके अंदर डिफाइन नहीं किए गए, एक तो लिटरेचर और दूसरा क्या है? लर्न नेटिव, यानी साहित्य और विद्वान भारतीय। तो इसी चीज को लेके कंट्रोवर्सी हो गई। उस कंट्रोवर्सी में 2 गुट बन गए, मतलब 2, एक तरीके से 2 चीजों ने, 2 विचारधाराओं ने जन्म लिया। पहला जो था एंग्लिसिस्ट, दूसरा क्या था? ओरिएंटलिस्ट, यानी पाश्चात्य विचारधारा, और क्या है? प्राच्य विचारधारा। एंग्लिसिस्ट का क्या मतलब होता है? एंग्लिसिस्ट जो हैं ये चाहते थे कि वेस्टर्न कल्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेस्टर्न कल्चर होना चाहिए हमारे यहाँ, सारी चीजें मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इंग्लिश जो है मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का, मतलब सारा जो कल्चर है हम वेस्टर्न कल्चर अपनाएं, ये एंग्लिसिस्ट चाहते थे। ओरिएंटलिस्ट क्या चाहते थे कि भाई मीडियम जो है संस्कृत होना चाहिए, यानी हमारी संस्कृत को प्रायोरिटी दी जाए, और स्वदेशी होना चाहिए, यानी सारी चीज क्या होनी चाहिए? ट्रेडिशनल होनी चाहिए, ये ओरिएंटलिस्ट चाहते थे। तो मतलब इनके बीच में कंट्रोवर्सी हो गई। तो इवन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट 2 ग्रुप्स वर फॉर्म्ड ओवर दिस इशू, यानी इस मुद्दे से 2 ग्रुप बन गए, एक तो एंग्लिसिस्ट और दूसरा ओरिएंटलिस्ट। और जो ये मुद्दा बना, जो ये कंट्रोवर्सी थी, इसको 20 साल लग गए सोल्व होने में। फिर एक नया चार्टर एक्ट आया 1833 में। पहले 13 की बात हो रही थी ना, 1813 की, फिर उसके बाद 20 साल में ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई, मतलब सोल्व हुई। फिर 1833 में एक नया चार्टर एक्ट जारी किया गया। फिर क्या हुआ? मतलब तभी हाल ही में, मतलब 1833 के आसपास ही, 10 जून 1834 में लॉर्ड मैकाले नाम के एक व्यक्ति जो हैं वो इंडिया के लॉ मेंबर और गवर्नर जनरल काउंसिल बनके इंडिया आ गए। ठीक है, यानी 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य के रूप में भारत आए। लेकिन जो ये लॉर्ड मैकाले थे, इन्हें इंग्लिश की अच्छी नॉलेज थी, यानी ये स्कॉलर थे इंग्लिश लैंग्वेज के, और लिटरेचर की भी अच्छी नॉलेज थी, बढ़िया ओरेटर भी थे ये और राइटर भी अच्छे थे, यानी एक तरीके से पढ़े लिखे इंसान थे, है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने इन्हें अपॉइंट किया, पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि ये अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे ओरेटर भी थे, अच्छे राइटर भी थे, लिटरेचर की भी नॉलेज थी और इंग्लिश लैंग्वेज की भी नॉलेज थी। तो इसलिए इन्हें क्या बनाया गया? पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट घोषित किया गया। और इनसे पूछा गया कि भाई तुम पूरे चार्टर एक्ट को पढ़ो और हमें 3 चीजों पे अपनी एडवाइस दो। जैसे पढ़े लिखे आदमी से एडवाइस मांगते हैं ना सब, कोई अच्छा एजुकेटेड हो, सक्सेस हो, तो उससे पूछते हैं तुम्हारी सक्सेस का राज, ये सारी चीजें। तो इनसे 3 चीजों पे सलाह मांगी गई। पहला कि जो 10 लाख रुपए का अमाउंट है वो एजुकेशन पे कैसे खर्च किया जाए। देखो ये बुक में स्टार्टिंग में 1 लाख दिया है, फिर 10 लाख दिया गया है, अब वो पता नहीं अमाउंट बढ़ा दिया हो किस तरीके से। जो 10 लाख का अमाउंट है ये एजुकेशन पे कैसे खर्च किया जाए हर साल। दूसरा, जो 2 शब्द थे लिटरेचर और लर्न नेटिव्स, ये इनको डिफाइन किया जाए। जो साहित्य और विद्वानों का जो कंट्रोवर्सी थी, जो 2 वर्ड डिफाइन नहीं किए गए थे, इन्हें डिफाइन किया जाए। तीसरा क्या है, जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही थी उस कंट्रोवर्सी को सोल्व करना है, एंग्लिसिस्ट की और ओरिएंटलिस्ट की। एंग्लिसिस्ट चाहते थे कि वेस्टर्न चीजें होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। ओरिएंटलिस्ट क्या है कि हमारे यहाँ की जो लिटरेचर है उसी को ही प्रायोरिटी दी जाए।
तो मैकाले ने सबसे पहले चार्टर एक्ट को पढ़ा, और चार्टर एक्ट में कौन से सेक्शन को पढ़ा? सेक्शन 43 को, क्योंकि सेक्शन 43 के अंदर ही ये सारी चीजें थी जिन्हें अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया। तो इसने पूरा चार्टर एक्ट पढ़ा। फिर इसके बाद इन्होंने एक रिटन आर्ग्यूमेंट, ही ऑल्सो स्टडीज द रिटन आर्ग्यूमेंट ऑफ ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट, यानी एंग्लिसिस्ट का और ओरिएंटलिस्ट का जो रिटन आर्ग्यूमेंट था उसे पढ़ के सारे की रिपोर्ट सबमिट की 2 फरवरी 1835 में। इस रिपोर्ट के अंदर सेक्शन 43 जो पढ़ा इन्होंने चार्टर एक्ट 1813 का, ये सारा पढ़ने के बाद इन्होंने कुछ सजेशन दिए जिस रिपोर्ट को बोला गया मैकाले मिनट, यानी इन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और उसको समझ के इन्होंने अपने सजेशन दिए, तो उसे मैकाले मिनट का नाम दिया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सेक्शन 43 को देख लेते हैं। जो सेक्शन 43 था चार्टर एक्ट 1813 का, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कि इसमें 3 एस्पेक्ट थे चार्टर के अंदर जो कि कंट्रोवर्सी का विषय थे। पहला क्या है कि भाई जो एजुकेशन के लिए राशि अलॉट की गई है, जो अमाउंट दिया गया है उसे कहाँ खर्च करना है। दूसरा लिटरेचर शब्द को डिफाइन करना है, यानी साहित्य को। और तीसरा जो लर्न नेटिव है, जो विद्वानों का नाम दिया गया, उसको डिफाइन करना है। तो मैकाले ने तीनों एस्पेक्ट को क्लैरिफाई किया। ठीक है, अब मैकाले के सजेशन देखो, मैकाले ने क्या सजेशन दिए। सारा रिपोर्ट पढ़ने के बाद, सारी कंट्रोवर्सी को सोल्व करने के बाद मैकाले जो है सजेशन देते हैं कि एजुकेशन ऑफ ईस्टर्न नॉलेज एंड लिटरेचर इज वर्थलेस, यानी इन्होंने माना कि पूर्वी ज्ञान और साहित्य की शिक्षा बेकार है, यानी इन्होंने हमारे यहाँ की एजुकेशन को बिल्कुल वर्थलेस बना दिया कि ईस्टर्न नॉलेज जो है और यहाँ की जो साहित्य है वो बिल्कुल बेकार है। देखो पहला पॉइंट जो है, पूर्वी ज्ञान और साहित्य की शिक्षा बिल्कुल बेकार है। भारतीय साहित्य संस्कृत और अरबी के संदर्भ में मैकाले ने लिखा, क्योंकि हमारे यहाँ पे संस्कृत और अरबी ही चलती थी। इन्होंने लिखा कि भारतीय शास्त्र अंधविश्वास और निरर्थक तथ्यों से भरे हुए हैं, यानी हमारे यहाँ पे जितना भी कुछ है, जो हमारी लिटरेचर है, उसमें सारी फिजूल की चीजें हैं, सारा स्टीरियोटाइप भरा हुआ है और निरर्थक तथ्य हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। इन्होंने कहा कि इतिहास में 30 फुट लंबे राजाओं का वर्णन है और इसके भूगोल में दूध और मक्खन की नदियों का उल्लेख है। मतलब ये डिफाइन कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि अंग्रेज पशु चिकित्सक भी इसके चिकित्सा विज्ञान पर शर्म महसूस करेगा। मतलब इन्होंने सरासर बेइज्जती हमारे यहाँ की कर दी कि भाई जो अंग्रेज पशु है, मतलब उनके वहाँ का जो पशु चिकित्सक है, जो भैंसों का या बफेलो काऊ वगैरह का जो डॉक्टर होते हैं, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, वो भी इस पर शर्म महसूस करेगा। इसका जो ज्योतिष है वो अंग्रेजी स्कूल की लड़कियों को हंसाएगा, अतः इसका शिक्षण अधिगम निरर्थक है, यानी इसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बिल्कुल बेकार है। तो इन्होंने ये सुझाव दिया कि जो संस्कृत और अरबी स्कूलों और कॉलेज हैं उन पे पैसा खर्च करना बेकार है, इन्हें बंद कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि प्राच्य साहित्य में मुद्रण और प्रकाशन पर सरकारी धन का अपव्यय नहीं किया जाना चाहिए, यानी जो ये हमारे यहाँ की लिटरेचर है इस पे पैसा खर्च करना भी बेकार है और ना ही इस पे सरकारी धन खर्च होना चाहिए। और इसके जो स्कूल कॉलेज हैं वो भी बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो हैं बिल्कुल वर्थलेस हैं, निरर्थक हैं, उनका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, पहला सजेशन। दूसरा सजेशन क्या है? एजुकेशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, यानी इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की जो लिटरेचर है, जो वेस्टर्न लिटरेचर है, जो मॉडर्नाइजेशन है, वहाँ की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो मैकाले रिगार्डेड द इंग्लिश लिटरेचर इज द बेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, यानी इन्होंने माना कि अंग्रेजी साहित्य जो है वर्ल्ड की सबसे सर्वश्रेष्ठ लिटरेचर मानी जाती है। तो इनके लिए संस्कृत एंड अरेबिक लिटरेचर जो है वर गुड फॉर नथिंग। हिज रिपोर्ट ही स्टेटेड अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। देखो कितनी बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि उनके लिए संस्कृत और अरबी साहित्य किसी काम की नहीं थी। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अकेली अलमारी भारत और अरब के पूरे देसी साहित्य के बराबर है, यानी जितना हमारा पूरा लिटरेचर है ना पूरे इंडिया का, वो इनके एक अलमारी में समेटा हुआ है। इन्होंने सुझाव दिया कि भारतीयों के लिए अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए, यानी मीडियम जो है इंग्लिश कर दी जानी चाहिए और यहीं की साहित्य चलना चाहिए, यानी इंग्लिश लिटरेचर ही उन्हें पढ़ाई जाए और उसी में ही उन्हें एजुकेशन दी जाए अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट जो सुझाव था कि मेकिंग इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी, यानी ये मानते थे कि इंग्लिश जो है मीडियम बन जाना चाहिए। तो ओरिएंटलिस्ट मानते थे कि मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। और एंग्लिसिस्ट किसके फेवर में थे, इंग्लिश के फेवर में थे। तो मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में सजेशन दिया कि इंग्लिश जो है एजुकेशन का माध्यम होना चाहिए, यानी बच्चों को इंग्लिश में ही शिक्षा दी जाए।
नेक्स्ट सजेशन था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर एलाइट क्लास, यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो संभ्रांत वर्ग यानी अमीर इंसान जो हैं, उनके लिए हायर एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, यानी वो ही हायर एजुकेशन ले पाए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया था गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू ऑर्गेनाइज मास एजुकेशन, यानी इन्होंने कहा कि भाई सबके लिए एजुकेशन, इतना पैसा नहीं है सरकार के पास कि वो पूरी जनता को हायर एजुकेशन दे पाए। यानी अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करनी हो या ग्रेजुएशन तक की भी बात अगर हम कर लेते हैं, तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है कि वो जन शिक्षा का अरेंजमेंट कर सके। तो इसलिए इन्होंने कहा कि तुम उच्च वर्ग को पढ़ाओ, अगर तुम इलाइट क्लास यानी रिच लोगों को पढ़ाओगे तो उन्हीं से ही जो है नीचे वर्ग में एजुकेशन अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। यानी बड़े लोगों को पढ़ाओगे तो उन्हीं के संपर्क में आके छोटे लोग भी सीख जाएंगे, ठीक है, जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला गया। देखो इसी के पॉइंट आगे दिए गए हैं कि इट विल क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस विच वुड एक्ट एज अ इंटरप्रेटर बिटवीन द रूलर्स ब्रिटिश एंड द रूल्ड इंडियन मासेस, यानी इससे क्या है, एक वर्ग बन जाएगा, भारतीयों का एक वर्ग का निर्माण होगा जो ब्रिटिश और भारतीय जनता के बीच दुभाषियों के रूप में कार्य करेगा। मतलब एक तरीके से इन्होंने क्लास डिवाइड कर दी कि अगर जो अच्छे लोग हैं वो पढ़ पाएंगे और जो मतलब कम गरीब लोग हैं या इंडियन मासेस है वो एक तरीके से रूल्ड करेंगे। और रूलर कौन होगा, ब्रिटिश होगा, यानी राज ये करेंगे, इनके नीचे काम करेंगे इंडियन मासेस, इंडिया की जो जनता है। इट क्रिएट टू क्लासेस, इन्होंने दो वर्ग में डिवाइड कर दिया, एक तो इंडियन इंग्लिश एजुकेटेड एलाइट क्लास एंड लो क्लास डिवॉइड ऑफ हायर एजुकेशन, यानी जो लो क्लास है, जो निच्च वर्ग के लोग हैं वो हायर एजुकेशन से वंचित रहेंगे, और जो एलाइट क्लास है, हायर रिच क्लास है, वो उन्हें इंग्लिश में एजुकेशन या हायर एजुकेशन दी जाए। तो यह भारत में दो वर्गों का निर्माण करेगी, एक तो अंग्रेजी शिक्षित कुलीन वर्ग और दूसरा उच्च शिक्षा से रहित निम्न वर्ग। इसका परिणाम यह होगा कि पाश्चात्य संस्कृति अभिजात्य वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक उनके संपर्क में आ जाएगी। कि मतलब अगर तुम अमीर लोगों को या एलाइट क्लास को या उच्च वर्ग के लोगों को हायर एजुकेशन दोगे तो उनके संपर्क में जो लो लेवल के लोग हैं वो खुद ब खुद सीख जाएंगे, इनका ये मानना था। तो कंपनी ने अपने अधीनस्थ पदों के प्रबंधन के लिए अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों को आसानी से प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार प्राप्त होने वाला लाभ यह होगा कि शिक्षा स्वयं कुलीन वर्ग से शिक्षित लोगों से निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी, ठीक है, यानी जो एलाइट क्लास वाले लोग हैं उनसे एजुकेशन अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी निम्न वर्ग में, निचले वर्ग में, जिसे इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का नाम दिया। अब पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन नेसेसरी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति भी आवश्यक थी कि भाई कैसी रिलीजियस क्या होना चाहिए, किस रिलीजन की बुक्स लगाई जाएं, तो ये सारी चीजें, इन चीजों पे भी बात की इन्होंने। मैकाले पश्चिमी ईसाई धर्म, पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति और पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान के प्रसार विस्तार के माध्यम से भारतीयों को पश्चिमीकृत कराने का एक बड़ा समर्थक था। यानी ये चाहते थे कि धर्म जो है वो ईसाई धर्म होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति को अपनाए, वहाँ की लिटरेचर होनी चाहिए, वेस्टर्न का ही नॉलेज होनी चाहिए सबको, और विज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए भारत के अंदर। मतलब भारत जो है टोटली वेस्टर्न कल्चर को अपनाए। वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं कि वहीं की एजुकेशन होनी चाहिए, साइंस का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वहीं का ही मीडियम होना चाहिए, वहीं का ही सारी चीजें होनी चाहिए, और वहाँ का ही हम रिलीजन जो है फॉलो करें। तो ये ईसाई धर्म को मानते थे। लेकिन वह इन सभी को कुशलता से पूरा करना चाहते थे। तो वह भली भांति जानता था कि यदि इन सब के लिए जबरन और प्रत्यक्ष प्रयास किए गए तो भारतीय ब्रिटिश शासन का विरोध करेगी। मतलब एक तरीके से राजनीति खेल दी गई कि भाई अगर हम डायरेक्टली ऐसा बोले कि भाई जो बाकी धर्म है उन्हें बंद कर दिया जाए या हिंदी का मीडियम बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो सब क्या है, इनका विरोध करने लगेंगे। तो इन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए राजनीति बना दी, एक तरीके से पॉलिटिक्स खेली। इन्होंने कहा कि उन्होंने सजा दिया कि स्कूल में अनिवार्य रूप से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। मतलब ये है कि हमारे की ना दी जाए तो औरों की भी बंद हो जाए। जब औरों की बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे हम अपनी वाली स्टार्ट कर देंगे, वो वाला इनका काम था। लॉर्ड मैकाले मिनेट और बेंटिक के जो संकल्प शिक्षा नीति 1835 का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकल के आया कि भाई मीडियम जो है इंग्लिश का, मीडियम जो है एजुकेशन का वो इंग्लिश हो गया, उसकी शुरुआत हो गई जो अब तक भी चल रहा है, और अब आगे यही रह जाएगा, इंग्लिश ही रह जाएगी, हिंदी को कोई इंपोर्टेंस नहीं देगा, अभी भी नहीं दे रहे। रिप्लेसमेंट ऑफ द ओरिएंटल लैंग्वेज, ओरिएंटल लैंग्वेज यानी संस्कृत हमारे यहाँ की जो स्वदेशी भाषा थी या लिटरेचर थी उसका रिप्लेसमेंट कर दिया, यानी उसे तो इन्होंने साइड कर दिया, ठीक है। और कर क्या दिया, वेस्टर्न कल्चर आ गया, वेस्टर्न लैंग्वेज आ गई, इंग्लिश आ गई, वेस्टर्न नॉलेज आ गई और साइंस का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये इनकी रिपोर्ट का रिजल्ट था जो इन्होंने सजेशन दिए।
अब मेरिट्स पढ़ते हैं। मेरिट्स क्या थी मैकाले मिनट के, यानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या थे कि लॉजिकल डिसीजन लिया इन्होंने दोनों की रेस्पेक्ट करते हुए, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। रेस्पेक्ट तो कुछ नहीं की, बेइज्जती किया हमारे यहाँ की तगड़े वाली। वेस्टर्न लिटरेचर को की वकालत की इन्होंने, वेस्टर्न लैंग्वेज की, नॉलेज की और साइंस की, कि साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, मीडियम इंग्लिश होना चाहिए और वेस्टर्न कल्चर अपनाया जाए, या वेस्टर्न लैंग्वेज की इन्होंने वकालत की। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए, और रिलीजियस न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, यानी कोई भी रिलीजन या फॉलो नहीं किए जाए। ठीक है। डीमेरिट्स क्या थी भाई, हर चीज के गुण और दोष होते हैं, कि इन्होंने इंडियन लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया। भाई नेग्लेक्ट तो किया ही, साथ में उपहास भी किया, बेइज्जती भी की, है ना। शुरू के जो पॉइंट है उसमें तो बेइज्जती ही की है कि भाई 30 फुट लंबे राजा का वर्णन है, दूध की नदियां बह रही हैं, ये सारे निरर्थक तथ्य हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने इंडियन लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया, और जो ग्रांट है, जो अनुदान था, उसकी रोक कर दी कि भाई जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो लिटरेचर है, साहित्य है, उस पर पैसा खर्च करना बिल्कुल बेकार है, वो कॉलेज और स्कूल बंद होने चाहिए। तो जो ग्रांट, जो मदद थी, उसे भी इन्होंने बंद करा दिया। मास एजुकेशन, जनता की जो शिक्षा है, उसे इन्होंने नेग्लेक्ट किया। और संस्कृत पाठशाला और अरेबिक जो मदरसे थे, वो इन्होंने उससे भी बंद कराने पे पूरा ध्यान दिया। इंडियन जो स्कॉलर थे, भारतीय विद्वान जो थे, इन्होंने बेइज्जती करी, डाउनग्रेडेड उन्हें कर दिया, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी कि तुम एलाइट क्लास को हायर एजुकेशन दो, और उसी से ही अपने आप एजुकेशन जो है वो नीचे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। यानी जो ब्रिटिश हैं वो तो रूलर बनेंगे, और जो इंडियन हैं वो क्या करेंगे, इनके पीछे पीछे चलेंगे, राज ये करेंगे, ये एक तरीके से इनकी सेवा करेंगे। ठीक है। इन्होंने कहा कि उच्च वर्ग को एजुकेशन दी जाए, हायर एजुकेशन, और इन्हीं के संपर्क में आगे जो निचला वर्ग है वो खुद ब खुद सीख जाएगा, उसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला जाता है। ठीक है। तो ये था मैकाले मिनट। अब पढ़ते हैं वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो है 1854 में आया, वुड का घोषणा पत्र। तो 1833 में, आफ्टर 1833 यानी 1833 के बाद 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से ब्रिटिश संसद में नया आज्ञा पत्र जारी करना था। तो उसी समय ब्रिटिश संसद को एहसास हो गया था कि लंबे समय तक भारतीय शिक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती, यानी चाहते तो ये थे कि भाई हमारी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, भारत की जो शिक्षा है वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने दूसरा चार्टर एक्ट जारी किया 1853 में, मतलब 54 में जाके हुआ, जिसे वुड डिस्पैच का नाम दिया जाता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, भारतीय शिक्षा के संबंध में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भारतीय शिक्षा का, मतलब जो हमारी एजुकेशन थी, इंडियन एजुकेशन थी, वो पूरी स्टडी की, क्या चल रहा है और पिछली पॉलिसी जो है कितनी इंप्लीमेंट हुई, उस सारी चीज का अध्ययन किया और अपने सुझाव दिए। समिति सुझाव के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। ठीक है। इस घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के बाद भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के स्वरूप को एक राजनीतिक मान्यता प्राप्त कर दी गई। ठीक है। मतलब इन्होंने पूरी स्टडी की कि भाई पिछली वाली जो पॉलिसी थी वो कितनी इंप्लीमेंट हुई है, क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, फिर उसको देखने के बाद नई पॉलिसी जारी की गई 1854 में। उसे एक तरीके से एक रूप दे दिया गया, राजनीतिक मान्यता उसे मिल गई। घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में काफी परिवर्तन हुए। जब ये पॉलिसी आ गई उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। तो इसी चेंजेस को या इसी पॉलिसी को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। तो एजुकेशन पॉलिसी एज डिक्लेयर्ड बाय वुड डिस्पैच 1854। अब उस जो वुड डिस्पैच आया था, यानी जो ये पॉलिसी आई थी 1854 की, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस कैसा था एजुकेशन का, यानी शिक्षा का प्रशासन और वित्त कैसा था, कहां से पैसा लाना है, क्या करना है। तो कंपनी जो थी, यानी सरकार पर शिक्षा की जिम्मेदारी थी, यानी एजुकेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी किस पे थी, गवर्नमेंट के ऊपर थी। लोक शिक्षण विभाग की स्थापना की गई, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एस्टेब्लिश किए गए, और जहां पे पैसे की जरूरत थी वहां अनुदान प्रणाली सहायता दी गई। ठीक है। किस तरीके से एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया गया, संगठन कैसा हुआ, तो इन्होंने एजुकेशन को 4 लेवल में बांटा कि भाई प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, मिडिल एजुकेशन होनी चाहिए, हायर एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए और हायर एजुकेशन होनी चाहिए, और ग्रेडेड स्कूल बनाए इन्होंने, श्रेणीबद्ध विद्यालयों की स्थापना की। अब इनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या उद्देश्य था,
तो पहली बार इस डिस्पैच ने शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताया गया। पहला क्या है कि भारतीयों का मानसिक विकास तथा उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना, यानी कि भाई जो इंडियंस हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट हो और उनकी जो सोचने समझने की जो पावर है उसमें प्रगति हो सके, उसमें प्रोग्रेशन हो सके, यानी जो उनका इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ सके। भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान से अवगत कराना और उनकी बौद्धिक समृद्धि को बढ़ावा देना, कि भाई जो पश्चिमी ज्ञान है, जो वेस्टर्न नॉलेज है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि मैकाले मिनट ने तो इसे अप्लाई करवा दिया वेस्टर्न नॉलेज को, मतलब एक तरीके से पॉलिसी क्लियर कर दी कि भाई अब आगे से मीडियम इंग्लिश होगा, वेस्टर्न नॉलेज अपनाई जाएगी और साइंस का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इस चीज को आगे प्रमोट किया कि भाई वेस्टर्न नॉलेज जो है, वेस्टर्न नॉलेज से अवगत कराना है इंडिया के लोगों को, साइंस से अवगत कराना है और उनकी प्रोस्पेरिटी को बढ़ाना है, जिससे कि उनका स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा। तो भारतीयों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और भारतीयों में ब्रिटिश वस्तुओं की मांग को बढ़ाना, उनके चरित्र और नैतिकता का विकास करना, उनके कैरेक्टर और मोरलिटी को डेवलप करना और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए योग्य श्रमिकों को तैयार करना कि भाई हमारी कंपनी के लिए अच्छे जो वर्कर हैं, अच्छे जो एम्प्लॉय हैं वो भी रेडी होंगे। जब एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर हैं वो भी योग्य होंगे। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा था कि इन्होंने ओरिएंटल लैंग्वेज और लिटरेचर को भी जगह दी। मैकाले मिनट ने तो बिल्कुल नकार दिया था। मैकाले ने कहा था कि ना तो ओरिएंटल लैंग्वेज होनी चाहिए और ना ही लिटरेचर होनी चाहिए, यानी संस्कृत को उसने बिल्कुल नकार दिया था और साहित्य को तो बिल्कुल निरर्थक बताया था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि प्राच्य भाषा और साहित्य का भी स्थान होना चाहिए, यानी उसे जगह दी इन्होंने। लेकिन स्पेशल प्लेस किसका होना चाहिए? वेस्टर्न नॉलेज का और साइंस का। ये डिस्पैच ने क्लियर बोल दिया कि भाई थोड़ा सा स्थान तो इसे भी दे दो, प्राच्य भाषा को, यानी हमारी जो प्राचीन भाषा है और हमारी जो लिटरेचर है, लेकिन जो स्पेशल फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? वेस्टर्न नॉलेज पे और साइंस पे। लिमिटेड फ्रीडम होनी चाहिए रिलीजियस एजुकेशन को। उन्होंने तो रिलीजियस एजुकेशन को बिल्कुल ही मना कर दिया था कि रिलीजियस एजुकेशन होनी नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि लिमिटेड फ्रीडम होनी चाहिए। तो धार्मिक शिक्षा की सीमित स्वतंत्रता। इस डिस्पैच ने मिशनरी स्कूलों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी। अब मिशनरी स्कूल में क्या होगा? बाइबल रखी जाएगी, है ना। तो जबकि सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता की नीति देखी, लेकिन साथ ही सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय में इन्होंने बाइबल रखना अनिवार्य कर दिया। मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? तो मीडियम ऑफ एजुकेशन इन्होंने कहा कि भाई शुरुआती जो बच्चे हैं उनके लिए तो उनकी क्षेत्रीय भाषा या देसी भाषा होनी चाहिए, लेकिन आगे इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी दोनों चीजों को इन्होंने प्राइमरी में तो दोनों कर दिया कि भाई उसकी देसी भाषा भी हो और इंग्लिश भी हो, लेकिन आगे जाके इंग्लिश ही सिर्फ मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का। क्या होना चाहिए? इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। इन्होंने कहा कि जो ओरिएंटल लैंग्वेज है वो डेवलप्ड नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए वेस्टर्न नॉलेज और साइंस को इम्पार्ट किया जाए, अप्लाई किया जाए, और इंग्लिश का मीडियम होना चाहिए, यानी इंग्लिश में ही बच्चों को पढ़ाया जाए। माध्यम जो होना चाहिए पढ़ाने का वो इंग्लिश होना चाहिए। टीचर्स के लिए भी इन्होंने बात की कि शिक्षकों को क्या है, अच्छी सैलरी दी जाए। जब अच्छी सैलरी दी जाएगी तो ज्यादा लोग इस प्रोफेशन में अट्रैक्ट होंगे, टीचर बनने की कोशिश करेंगे, और इससे क्या है, पूरे भारत का सभी लोगों का स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा। बच्चों के बारे में भी इन्होंने बोला कि बच्चों को जो बच्चे गरीब घर के हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाए, और जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें कुछ अमाउंट दिया जाए। जैसे कोई टॉप कर रहा है या कोई अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, किसी फील्ड में आगे जा रहा है, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ अवार्ड दिया जाना चाहिए। ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बात की इन्होंने कि शैक्षिक संस्थानों के विभिन्न स्तरों की स्थापना होनी चाहिए और स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाई जानी चाहिए, यानी व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। इस सुझाव में 3 कारण बताए गए। पहला, यह डिस्पैच चाहता था कि भारतीय जनता को यह एहसास हो कि ब्रिटिश शासन प्रगतिशील है, यानी ये अपनी वाहवाही चाहते थे कि भाई हमारा नाम होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। अगर वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि भाई काम की दुनिया में हम एंट्री कर सके, कि बच्चा कमा सके, खा सके आगे जाके। तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन प्रगतिशील है, ये सबको महसूस होना चाहिए। दूसरा क्या है कि भारत के हितों को देखभाल करके उन्हें कृतज्ञ बनाना चाहता था। और तीसरा क्या था कि बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रण करना चाहता था, ताकि असंतोष सतह पर न उभरे। ठीक है भाई, जब वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी तो बेरोजगारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मद्रास, मुंबई, कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसकी आज्ञा भी इन्होंने दे दी हायर एजुकेशन के लिए। इन विश्वविद्यालयों का निर्माण लंदन विश्वविद्यालय का आदर्श मानकर किया गया, यानी इसकी थीम पे
लंदन की थीम पे। अब मास एजुकेशन, जन शिक्षा की भी इन्होंने बात की। भाई उन्होंने तो जन शिक्षा को नकार ही दिया था। मैकाले मिनट ने तो ये कहा था कि बस एलाइट क्लास को हायर एजुकेशन दो और जो लो लेवल के लोग हैं वो खुद ब खुद उनके संपर्क में आके सीख जाएंगे और इससे जो है लेवल भी बन जाएगा और वर्ग बन जाएंगे, क्लासेस, 2 क्लासेस में लोग डिवाइड हो जाएंगे, एक तो हायर लेवल वाले, एक लो लेवल वाले। जन शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, वही जो मैं बता रही हूँ, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी तो है जो मैं बता रही हूँ बार बार की लाइट क्लास को एजुकेशन दीजिए, जो छोटे लोग हैं वो अपने आप उनके संपर्क में आके सीख लेंगे, 2 वर्ग बन जाएंगे और जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं वो रूलर बनेंगे और बाकी जो हैं इंडियन लोग हैं वो क्या है, रूल्स रहेंगे। तो इसके द्वारा इन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, अस्वीकृत कर दिया। शिक्षा न केवल उच्च कक्षाओं के लिए होगी बल्कि सभी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, यानी इन्होंने मास एजुकेशन को सपोर्ट किया। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गरीब और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप होगी। सामूहिक शिक्षा के विस्तार के लिए व्यक्तिगत प्रयास मूल निवासी और मिशनरी द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं का विकास होगा। पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद होगा और अच्छे अनुवादकों को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, यानी जो वेस्टर्न लैंग्वेज है या वेस्टर्न नॉलेज है, जैसे स्कूल में नहीं होता, हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो क्या साइंस को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है? नहीं, बहुत बार हिंदी भी यूज की जाती है। इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर को इंग्लिश में थोड़ी ना समझाया जाता। अगर इंग्लिश में समझाएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाता, छोटे बच्चे तो बिल्कुल समझ नहीं पाते, तो उसका अनुवाद करके तो समझाते हैं। तो यही चीज इन्होंने बोली थी। इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन पे भी बात की, महिला शिक्षा पे, कि कन्या विद्यालयों को विशेष सरकारी सहायता दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत मदद भी दी जाएगी जिससे उनका प्रोत्साहन होगा। मुस्लिम एजुकेशन पे इन्होंने बात की कि भाई मदरसे खोले जाएं या मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से स्कूल ओपन किए जाएं। वोकेशनल एजुकेशन यानी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए व्यावसायिक शिक्षा का भारत के अंदर, जिससे कि सबको जॉब मिल सके उनकी क्वालिफिकेशन और उनके काम की एफिशिएंसी के बेस पे। टीचर एजुकेशन, टीचर्स को अच्छी सैलरी दी जाए। टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए इंडिया में इस तरीके की, किस पैटर्न पे होनी चाहिए? इंग्लैंड के पैटर्न पे उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग फॉर द जनरल टीचर्स, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड अदर प्रोफेशन टीचर विल बी डिफरेंट। उन्हें स्कॉलरशिप, प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द टीचर ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड, यानी जैसे ट्रेनिंग पीरियड होता है, जैसे बीएड का ट्रेनिंग पीरियड या एमएड का ट्रेनिंग पीरियड है। अब जैसे कि आप लोग इंटर्नशिप करने जाएंगे 1 महीने की, 2 महीने की, तो आपको पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि ट्रेनिंग पीरियड में भी टीचर्स को क्या दिए जाने चाहिए? स्कॉलरशिप या पैसे दिए जाने चाहिए। धार्मिक शिक्षा पे क्या बोला इन्होंने कि धार्मिक तटस्थता की नीति का प्रतिपादन किया। दूसरी ओर मिशनरी विद्यालयों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता दे दी इन्होंने कि भाई बाइबल रखना अनिवार्य है। इवैल्यूएशन ऑफ वुड डिस्पैच, अगर इसका ओवरऑल इवैल्यूएशन मूल्यांकन देखें तो मेरिट्स, इसके गुण क्या थे कि इन्होंने, गवर्नमेंट ने सारा खर्चा उठा लिया कि एजुकेशन का खर्चा हम लोग उठाएंगे। एजुकेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए। ग्रांट इन एड सिस्टम, यानी जो भी अनुदान प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में या कहीं भी जरूरत पड़ रही है तो उसकी शुरुआत कर दी गई। जो गरीब बच्चे हैं या मेरिटोरियस इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप या फिर अवार्ड की वो होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? ग्रेडेड स्कूल थे। बच्चों की कैरेक्टर और मोरलिटी पे भी इन्होंने ध्यान दिया। वेस्टर्न नॉलेज को बढ़ाने की बात की, वेस्टर्न लिटरेचर को, साइंस को, और ओरिएंटल और वेस्टर्न स्कूल्स के डेवलपमेंट पे बात की। यूनिवर्सिटीज, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया। मास एजुकेशन पे इन्होंने ध्यान दिया कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, और इसी के संदर्भ में इन्होंने मद्रास में, कोलकाता में विश्वविद्यालय भी खोले। वुमेन्स एजुकेशन पे जोर दिया और मुस्लिम एजुकेशन पे भी ध्यान दिया इन्होंने। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन पे और टीचर के ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये आपके 2 कमीशन पूरे हो गए। अब हंटर कमीशन पढ़ते हैं। हंटर कमीशन आपका लास्ट है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? छुट्टी। नहीं, हंटर कमीशन के बाद हार्टोग कमीशन पढ़ेंगे। हार्टोग कमेटी पढ़ेंगे। अभी पहले पढ़ लेते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन को। 3 फरवरी 1882 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रिपन nominated William Hunter, a key member of his executive, as the chairman of first Indian Education Commission. भारत के गवर्नर जनरल रिपन ने क्या किया? 3 फरवरी 1882 को अपनी कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य कौन थे? हंटर को पहला क्या है? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया। इसीलिए इसे हंटर कमीशन बोला जाता है, क्योंकि हंटर को इन्होंने, हंटर नाम के व्यक्ति को इन्होंने
प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया। तो जो ये आयोग था, इस आयोग को भारतीय शिक्षा की प्रगति और सुझाव प्रस्तुत करने थे कि भाई एजुकेशन के बारे में अपने सुझाव देने हैं और इसकी प्रगति में काम करना है कि एजुकेशन आगे जा सके। तो आयोग ने क्या किया, पूरे देश में पूरी सभी जगह एक्सप्लोर किया, देखा कि क्या चीजें चल रही हैं। जितने भी एजुकेशनिस्ट थे, एकेडमिशियंस थे, सभी से मीटिंग की और इस पे बात की। इन सब से मिलने के बाद, सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद एक रिपोर्ट जारी की इन्होंने, 600 पेज की रिपोर्ट। ठीक है, कब? 1883 में। जांच के विषय क्या थे उस रिपोर्ट के अंदर कि भाई टू एग्जामिन, ये देखना है कि वुड डिस्पैच जो आया था 1854 में वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ भी या नहीं। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना कि प्राइमरी एजुकेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए। तीसरा क्या था कि देश की शिक्षा में राजकीय विद्यालयों के योगदान की समीक्षा करना कि टू रिव्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट स्कूल इन द एजुकेशन ऑफ द कंट्री। और क्या थे जांच के विषय कि ये देखना है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की प्रगति तथा विकास की समीक्षा करना कि क्या चल रहा है, क्या माहौल है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों की भूमिका की जांच करना, जो मिशनरी स्कूल्स थे। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकारी नीति का निर्माण करना। ठीक है, अब इन्होंने सजेशन क्या दिए, जो वुड डिस्पैच था उसके संदर्भ में इनके सजेशन क्या थे कि द कमीशन मोर और लेस सपोर्टेड द एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर्ड इन वुड डिस्पैच 1854। इट हाउएवर रिमार्क दैट दिस पॉलिसी वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑनेस्टली। यानी इन्होंने कहा कि भाई जो पॉलिसी अभी आई थी हाल ही में, वुड डिस्पैच जो हमने पढ़ के आए हैं, कि वो ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो इसके ऑनेस्ट रिव्यू इन्होंने दिए उसी टाइम पे, कि साथ ही इस नीति के बदलाव में कुछ सुझाव भी दिए। इसके 2 सुझाव सबसे महत्वपूर्ण थे। कौन से? कि गवर्नमेंट शुड लीव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑन लोकल बॉडीज। यानी सरकार को क्या है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी जिम्मेदारी किसे दे देनी चाहिए? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को या म्युनिसिपल बोर्ड को दे देनी चाहिए। यानी लोकल बॉडीज के कंट्रोल में प्राइमरी एजुकेशन आ जाए, ये जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाए। ठीक है, और क्या था? एंड दैट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ऑन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है उसका जिम्मा किसे दे दे? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को या प्राइवेट संस्था को या ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा क्या था? सरकार को अनुदान सहायता प्रणाली में एक उदार नीति अपनानी चाहिए, कि मतलब एक तरीके से ये देखना चाहिए कि कहाँ फंड देना है, वेस्ट ना जाए बिल्कुल भी। तो शिक्षकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्ति के अलावा स्कूल भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के निर्माण के लिए भी अनुदान किया जाना चाहिए। यानी जो बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, टीचर्स को सैलरी दी जा रही है, उसके बाद अब स्कूल टूटे फूटे होते हैं या स्कूल के अंदर रिसोर्सेज नहीं है, तो उन चीजों पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ध्यान कैसे देंगे? पैसे देने चाहिए। अनुदान सहायता के नियमों को सरल और उदार बनाया जाए, सिंपल बनाया जाए। तीसरा, अनुदान सहायता के लिए नियम प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए जाने चाहिए। यानी उनकी प्रोविंशियल नीड है उसके अकॉर्डिंग पैसे देने चाहिए। पहले देख के आए कि पैसों की कहाँ जरूरत है। मानो 2 कमरों का स्कूल है और मांग रहे हैं 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए, जिससे कि बीच में कोई ना खाए। तो जो उनकी नीड है उसी के अकॉर्डिंग जितने भी रूल हैं वो बनाए जाने चाहिए। अनुदान सहायता के नियम अलग अलग पहलू के लिए अलग से बनाए जाने चाहिए। दूसरा, अनुदान सहायता के लिए संशोधित नियम और बाद में किए गए किसी भी परिवर्तन को आधिकारिक राजपत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में शामिल सभी लोग, विशेष रूप से प्राचार्य को सूचित किया जाना चाहिए। यानी पूरी रिपोर्ट सब तैयार होनी चाहिए कि भाई तुम किस पर्पज से कितना ग्रांट दे रहे हो, कितनी सहायता दे रहे हो, किस स्कूल को कितनी सहायता दी जाएगी। जैसे लिखते हैं ना कि अगर तुम्हारा स्कूल इतने स्क्वायर फीट में है तो इतना पैसा तुम्हें पीछे से आएगा, स्कूल के अंदर इतने कमरे होने चाहिए, ऐसा पार्क होना चाहिए, ये रिसोर्सेज होने चाहिए। तो हर चीज का लेखा जोखा होना चाहिए। किसी भी विद्यालय से प्राप्त सहायता अनुदान के आवेदन एवं किसी भी पहलू पर निर्णय लेने से पूर्व विद्यालय का निरीक्षण किया जाना चाहिए। वही बात जो मैं बता रही हूँ कि स्कूल में जाके देखें कि भाई 4 कमरों का पैसा आया था या 4 कमरों का पैसा देना है। मानो किसी स्कूल ने मांगा कि भाई हमारे स्कूल का निर्माण होना है, हमें रिसोर्सेज, लैपटॉप, कंप्यूटर्स लेके आने हैं, लाइब्रेरी बनानी है, लेबोरेटरी बनानी है, तो लिख के भेज दें कि हमें इतना पैसा चाहिए। तो पहले निरीक्षण करें, उसके बाद ही पैसा दें। तो विद्यालय को अनुदान स्वीकृति करते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और जो पैसा आ रहा है उसमें डिले नहीं करना चाहिए कि मंगाया आ जाए और आ रहा है 5 साल बाद, है ना। अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालयों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तीसरा,
मतलब नेक्स्ट किसी भी विद्यालय को सहायता अनुदान बिना किसी कारण से रोका नहीं जाना चाहिए कि भाई रोक लिया या कुछ भी, क्योंकि अगर पैसा रुक जाएगा तो फिर आगे काम नहीं होगा। अब इनकी प्रमुख संस्तुतियां क्या थी, मेजर रिकमेंडेशन क्या थी कि प्राइमरी एजुकेशन एक्सपेंड हो सके, बढ़ सके, क्योंकि शुरुआती शिक्षा अगर अच्छी होगी तो बच्चे आगे तक अच्छे ही रहेंगे। तो इनका मानना था कि प्राइमरी एजुकेशन को पहले ऑब्जर्व करे कमीशन, देखे पूरे एंटायर एजुकेशन सिस्टम को, गवर्नमेंट को एक एफर्ट लगाना चाहिए इनके प्रोग्रेस में और इनके एक्सपेंशन में, यानी प्राइमरी एजुकेशन की प्रगति होनी चाहिए और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इसका एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, इसे किसके कंट्रोल में दे दे, डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्ड के या लोकल बोर्ड के हाथ में दे दें। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल को एक प्रॉपर प्राइमरी टीचर्स हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि वो प्राइमरी एजुकेशन के स्टैंडर्ड को ऊपर उठा सके। आगे जो है, इन रिगार्ड टू करिकुलम एट द प्राइमरी स्टेज, स्टेट शुड बी गिवन अ फ्री हैंड, यानी बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए कि तुम्हें अपने हिसाब से करना है, लेकिन बस प्रोग्रेस होना चाहिए। इन हावेवर रिकमेंड लाइक सब्जेक्ट, उन्हें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, फर्स्ट एड, बैंकिंग, ज्योमेट्री, सारे इंक्लूड किए जाने चाहिए करिकुलम के अंदर, जिससे कि उन्हें वो प्रैक्टिकल लाइफ में यही सारे सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी वो यूज कर सकें। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि मीडियम ऑफ एजुकेशन जो होना चाहिए प्राइमरी में वो मदर टंग होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी क्षेत्र भाषा या देसी भाषा को समझ लेता है। स्वदेशी शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन किया, यानी बढ़ाने की बात की। तो कमीशन ने रिकमेंड किया कि इंडिजीनियस एजुकेशन को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, इंडिजीनियस स्कूल को आगे लेके जाया जाए। स्कूल इम्पार्टिंग सच एजुकेशन शुड बी एनकरेज, यानी जो लोग स्वदेशी शिक्षा दे रहे हैं वो ऐसे स्कूल्स को एनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, शुड बी अपोज्ड फॉर एडमिशन टू सच इंस्टीट्यूशंस, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए टीचर्स का इन इंस्टीट्यूशंस के लिए, और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए अलग से पैसे का अनुदान होना चाहिए या पैसे की कोई भी इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए कि उन्हें स्कॉलरशिप मिले या अलग से कोई भी पैसा दिया जाए, मतलब सहायता मिलनी चाहिए कि गरीब बच्चा भी पढ़ सके। सेकेंडरी एजुकेशन को भी एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। तो इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सपेंड किया जाए एंड शुड बी एंट्रस्टेड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थ्रू अ सिस्टम ऑफ ग्रांट, यानी जैसे समिति वाले स्कूल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके हाथ में सेकेंडरी को दिया जाए, सेकेंडरी एजुकेशन को, और उन्हें थोड़ा सा ग्रांट भी दिया जाए, थोड़ा सा पैसा भी दिया जाए। इस कमीशन ने वकालत की कि पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल विड्रॉ ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम डायरेक्ट एंटरप्राइजेज, यानी आयोग ने प्रत्यक्ष उद्यम से सरकार की क्रमिक वापसी की नीति की वकालत की। सरकार को अपने स्कूल ऐसे स्थानों पर खोलने चाहिए जहां पे निजी स्कूल नहीं है, यानी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, और निजी निकायों अपने संस्थान स्थापित करना संभव नहीं है, जहां पे निजी निकायों के लिए अपने संस्थान स्थापित करना संभव नहीं है वहां पे भी स्कूल खोले जाने चाहिए। डाइवर्सिफाइड कोर्स हो, यानी विविध पाठ्यक्रम हो, तो आयोग ने उच्च स्तर के स्कूलों में दुविभाजन नहीं बोला जा रहा पाठ्यक्रम की आवश्यकता का भी सुझाव दिया। उन्हें 2 पाठ्यक्रम में विभाजित करते हुए विविध पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड कोर्सेज होने चाहिए। क्या कोर्सेज होने चाहिए? 2 कौन से उसमें डिवाइड किया गया। पहला जो कोर्स है कि बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार किया जाए, और दूसरा क्या है, सेकंड कोर्स जो ना होना चाहिए मोर प्रैक्टिकल कैरेक्टर का होना चाहिए, कॉमर्शियली या फिर नॉन लिटरेरी नेचर। ठीक है। कॉलेज एजुकेशन को भी बात की इन्होंने कि कॉलेज को भी ग्रांट इन एड देना चाहिए, यानी मदद देनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छी सैलरीज टीचर को दे सकें, अच्छी लाइब्रेरी बना सकें, साइंस की लेबोरेटरीज बना सकें। इस कमीशन ने कहा कि एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होना चाहिए फ्री स्टूडेंटशिप का, और फैसिलिटी दी जाए बच्चों को कि अगर वो दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें योग्य किया जाए, सुविधा दे इस तरीके की। टीचर्स की ट्रेनिंग किया जाए, टीचर्स का इंस्पेक्शन भी होना चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। जितने एफर्ट्स लगा सकें उतने एफर्ट्स लगाने चाहिए, जिससे कि टीचर्स को और अच्छा बनाया जा सके, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके और स्कूल में अपॉइंट किया जा सके। वुमेन्स एजुकेशन जो महिला शिक्षा है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ाने की बात की। ये कमीशन वकालत करता है, रिकमेंड करता है कि प्राइवेट गर्ल्स शुड बी गिवन लिबरल ग्रांट, लेडी टीचर्स होनी चाहिए स्कूल के अंदर, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी पैसे से सहायता की जानी चाहिए। ठीक है। इन्होंने कहा कि वुमेन्स नॉर्मल स्कूल स्टार्ट करने चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग अ सेपरेट
इंस्पेक्टरेट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, यानी लड़कियों के लिए अलग से स्कूल होने चाहिए और लड़कियों के स्कूल में लेडीज टीचर होनी चाहिए और उन्हें भी पैसे से हेल्प की जाए, अच्छी सैलरी दी जाए और लड़कियों को भी जितनी सहायता हो सके उतनी सहायता दी जाए। और निरीक्षण के लिए उनके लिए निरीक्षणालय यानी एक रूम होना चाहिए या फिर एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। मुस्लिम एजुकेशन के लिए उन्हें क्या बोला कि एक सेपरेट स्कूल मुस्लिम बच्चों के लिए होना चाहिए, ओपन स्कूल हो मुस्लिम चिल्ड्रन के लिए, या मुस्लिम स्कूलों को भी एनकरेज किया जाना चाहिए, जैसे मदरसा हैं, ये इस तरीके के जो स्कूल हैं इन्हें भी फाइनेंशियल मदद करी जानी चाहिए। बैकवर्ड जो पिछड़ा वर्ग है, झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं, जो बच्चे हैं, उन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, तो इन्होंने इस हंटर कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्पेशल फैसिलिटी होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए। भाई स्पेशल फैसिलिटी क्या होगी कि इन्हें मदद दी जाए, है ना। बस अब नेक्स्ट है हार्टोग कमेटी रिपोर्ट 1929, इसका विजन, इसके इनसाइट, इसके रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। हार्टोग कमेटी रिपोर्ट को ब्रिटिश भारतीय सरकार ने स्कूल और कॉलेजों की तेजी से बढ़ती संख्या के कारण शिक्षा के गिरते स्तर के समाधान के लिए स्थापित किया है। भाई कॉलेजेस तो बहुत खुल रहे थे, स्कूल भी बहुत खुल रहे थे, लेकिन एजुकेशन के अंदर जो प्रोग्रेस आना चाहिए वो प्रोग्रेस नहीं आ पा रहा था। तो 1929 में प्रस्तुत इस रिपोर्ट का उद्देश्य यही था कि एजुकेशन को अच्छा बनाया जा सके, भारत की जो एजुकेशन है उसे बेहतर बनाया जा सके, जिसमें क्या होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, हायर एजुकेशन की तुलना में जन शिक्षा को प्राथमिकता देना, यानी मास एजुकेशन होनी चाहिए, सब तक एजुकेशन पहुंचे, हर वर्ग तक। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अपव्यय अक्षमता का समाधान होना चाहिए, यानी जो खर्चा हो रहा है, जो पैसे जा रहे हैं या फिर एजुकेशन नहीं हो पा रही है, नहीं दी जा रही है, इन सारी चीजों का समाधान होना चाहिए। मुख्य अवलोकन क्या हुआ, मेन इवैल्यूएशन इसका क्या होगा, समिति ने शिक्षा की स्थिति पर कुछ टिप्पणियां दी कि महत्वपूर्ण प्रगति होनी चाहिए, बढ़ती नामांकन संख्या को देखना है और साक्षरता चुनौतियों को देखना है। तो शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा गया कि पहली प्रायोरिटी एजुकेशन होनी चाहिए और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है। बढ़ती नामांकन संख्या यानी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन ने शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और महिलाओं, मुसलमान और निचले वर्ग के बीच जागरूकता को दर्शाया। अवलोकन किया गया, मतलब पूरी जितनी भी इन्होंने स्कीम बनाई थी उसके अकॉर्डिंग पूरा इवैल्यूएशन किया गया। साक्षरता चुनौतियां देखी गई कि जागरूकता के बावजूद देश में साक्षरता दर असंतोषजनक है, ठीक है, यानी पढ़ नहीं रही है लोग, एडमिशन नहीं ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे। अब इन्होंने देखा कि क्या क्या चुनौतियां हैं प्राइमरी एजुकेशन में। तो प्राइमरी एजुकेशन में आपने 2 वर्ड पढ़े होंगे, स्टैग्नेशन और वेस्टेज, है ना। तो उच्च ड्रॉप आउट दर के कारण संसाधनों की बर्बादी हो रही है। भाई बच्चा अगर ड्रॉप कर रहा है बीच में से ही तो क्या है, संसाधनों की बर्बादी हो रही है, स्टैग्नेशन हो रहा है। अगर वो एक साल किसी स्कूल में एक ही क्लास को कई बार में कर रहा है तो वेस्टेज हो रहा है, यानी छात्रों द्वारा स्कूल छोड़ने के कारण साक्षरता दर में गिरावट आ रही थी। प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में स्थानीय स्तर पर अक्षमता थी। सिफारिशें क्या की, ये तो चुनौतियां थी। अब सिफारिशें क्या गई कि प्राथमिक शिक्षा को पूरी तरह से स्थानीय सरकारों पर न छोड़ा जाए, ठीक है, मतलब लोकल बोर्ड्स के हाथ में ना छोड़ा जाए और लोग भी उसमें इन्वॉल्व हों। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने से पहले उचित प्रणाली स्थापित की जाए, एक अच्छी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। स्कूलों का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, स्कूल के जो ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जो निरीक्षक हैं जो निरीक्षण करते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जो टाइम टू टाइम निरीक्षण होता रहे। खराब प्रदर्शन वाले स्कूलों को बंद किया जाए, जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं है, जो अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, बैठे रहते हैं आराम से, उनका जो है उन स्कूलों पे ताला लग जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम अवधि 4 वर्ष होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन की, और उन्हें व्यवहारिक पाठ्यक्रम शामिल किया जाए और स्कूलों को गाँव के परिवर्तन, वयस्क शिक्षा और मनोरंजन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, ठीक है। शिक्षकों के प्रशिक्षण और कार्य स्थितियों में सुधार किया जाए, यानी टीचर्स को भी ट्रेनिंग किया जाए और टीचर्स को भी ऑब्जर्व किया जाए और टीचर्स को सैलरी अच्छी दी जाए। जब काम वो तभी अच्छा करेंगे जब मोटिवेशन आएगा, सैलरी अच्छी मिलेगी, और उन पे नजर भी रखी जाए कि ऐसा नहीं है कि सैलरी लेके बस बैठ जाएं, काम भी करना है। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या चुनौतियां आई कि भाई मैट्रिक परीक्षा में उच्च असफलता दर, कि 10th में पहले लोग 10th से आगे 10th में पास ही नहीं होते थे, तो ये चीज देखने के लिए मिली।
शुरुआती चरणों में प्रगति की धीमी गति थी। उच्च शिक्षा के अयोग्य छात्रों की भीड़ थी, जो योग्य ही नहीं थे, 10th तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे और कुछ 10th में पास ही नहीं हो रहे थे। सिफारिश क्या थी कि पाठ्यक्रम को व्यवहारिक और उपयोगितावादी होना चाहिए, विषय के साथ संशोधित किया जाए, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने चाहिए। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर सार्वजनिक परीक्षाएं शुरू की जाएं और छात्रों को उनकी क्षमता और जरूरतों के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, यानी जो उनकी नीड है या जिस चीज में उनका इंटरेस्ट हो उसी तरीके की उन्हें वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, ताकि वो कुछ अर्न कर सके, कमा सके, काम की दुनिया में एंट्री कर सके, लाइवलीहुड कर सके अपनी। माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम पेश किए जाए, यानी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। करिकुलम के अंदर ये सारी चीजें ऐड की जाएं। उच्च विद्यालय स्तर पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम विकसित किए जाएं ताकि छात्र अपनी रुचियों के अनुसार विषय चुन सकें। ऑप्शनल होने चाहिए ज्यादा, कि अगर कोई आर्ट लेना चाहता है तो आर्ट ले, कॉमर्स लेना चाहता है कॉमर्स ले, साइंस में जाना चाहता है साइंस में जाए, यानी अपनी पसंद के अनुसार या अपने चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट चुन सके। योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जाए, यानी जो टैलेंटेड टीचर हैं और जो जिनके अंदर एबिलिटी है वो ही टीचर आए उसमें। मौजूदा शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स की योजना बनाई जाए, यानी उन्हें भी टाइम टू टाइम अपग्रेड करना है। लैपटॉप डाउन हो गया। उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए टीचर्स की, नौकरी की सुरक्षा और कार्य स्थितियों में सुधार किया जाए। अब हायर एजुकेशन में क्या क्या चुनौतियां थी कि खराब प्रवेश नीति थी, एडमिशन ही ऐसे ले रहे हैं, बस आ जाओ 10,000 में 20,000 में, जैसे करते हैं ना बीएड कर लो 10,000 में। रिसोर्सेज की कमी थी, रिसोर्सेज की कमी के कारण गिरते शैक्षणिक मानक थे। विश्वविद्यालय में छात्रों के नेतृत्व और सामाजिक भूमिकाओं के लिए तैयार करने में विफल थे, यानी बच्चे जो हैं वो अपनी सोसाइटी में अपना रोल नहीं निभा रहे थे, ये सारी चीजें हो नहीं पा रही थी। भीड़ भाड़, अपर्याप्त पुस्तकालय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बजाय संख्या पर जोर था कि बस भर ली, जैसे किसी किसी स्कूल में बीए में बहुत है, कॉलेज में किसी कॉलेज में अभी छापे भी लगे थे यहाँ बागपत में कि बीए में इतने बच्चे भर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भर के चीटिंग चल रही है, जो 2 नंबर का काम होता है। तो संख्या पे बहुत जोर था, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी। अब इसमें क्या क्या सिफारिश हुई कि अनुसंधान, रिसर्च पे फोकस करना है और अच्छी एजुकेशन दी जाए, केंद्रित संस्थानों की स्थापना की जाए, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जाए, अच्छा शिक्षण कराया जाए। कॉलेज और विश्वविद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, अनुसंधान सुविधाओं में सुधार किया जाए कि भाई लाइब्रेरी खोली जाए और एक्सपेरिमेंटल लैब खोली जाए, रिसर्च की सुविधा होनी चाहिए कॉलेजेस और विश्वविद्यालय के अंदर। ऑनर कोर्स शुरू किए जाएं कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी को कोई भी डिग्री करनी है, पढ़ना है, तो ऑनर कोर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे ड्यू के अंदर नहीं होते कि बीए ऑनर कर रहे हैं, बीएससी ऑनर कर रहे हैं। रोजगार केंद्रित शिक्षा के लिए औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिले, टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। छात्रों को नौकरी दिलाने में मदद के लिए रोजगार कार्यालय स्थापित की जाएं, जैसे कि रोजगार मेला लगता है स्कूलों के अंदर, कंपनियों की टीम आती है, बच्चों को सेलेक्ट करके लेके जाती है, तो ये और इसका लेवल बढ़ा दिया जाए। अभी भी होता है कॉलेजेस में, टीम आती है, बच्चों को सेलेक्ट करके ले जाती है, लेकिन कुछ ही बच्चों को ले जाती है। मानो 40 बच्चों में से 2 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया तो बाकी कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए कि सारे बच्चे जॉब सुनिश्चित कर लें, बेशक उनके टैलेंट के बेस पे कम ज्यादा पैसे हो जाएं, लेकिन सबको जॉब मिल जाए। केवल योग्य छात्रों के प्रवेश के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं कि भाई जो एबल हैं, जो बच्चे योग्य हैं, उन्हीं को ही प्रवेश दिया जाए, उन्हीं को ही एडमिशन दिया जाए। इस तरीके के नियम होने चाहिए। ठीक है, सो इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं कि हार्टोग समिति ने 1930 के दशक के दौरान भारतीय शिक्षा को स्थिर और समेकित करने का प्रयास किया। इन्होंने सोचा कि भाई प्रोग्रेस हो जाएगी, हालांकि प्रयास बहुत सारे किए, लेकिन 1930-31 में वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे कारणों के कारण क्रियान्वयन कमजोर रहा, यानी कोशिश तो बहुत की लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप अधिकांश सिफारिश अनुपूरक रही, जिसमें भारतीय शिक्षा पर उनका प्रभाव सीमित हो गया कि ये भी पॉलिसी बेचारी आई और चली गई, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ठीक है, आगे की जो पॉलिसी है वो कल पढ़ेंगे। बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारे कमीशन, सारी चीजें हैं इसके अंदर, इसी बुक के अंदर हैं सारी चीजें। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले सकते हैं, और बीएड वाले बच्चे भी नोट्स ले सकते हैं। और बीएड की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, बीएड फर्स्ट ईयर की भी और सेकंड ईयर की भी, और हो सकेगा तो बीटीसी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है।